आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको पीटी से रिलेटेड जो सिलेबस है, आप देखेंगे 2024 का जो मेंस का पेपर हुआ, वहां पे भी पेटेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मेंस के लिए भी जरूरी है और ये पीटी के लिए भी जरूरी है। चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इसमें कुछ पीटी से रिलेटेड क्वेश्चनों को भी देखेंगे, एमसीक्यूज को भी देखेंगे, ताकि हमको ये पता चले कि हमारी जो स्टडी हो रही है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है, उसमें और क्या सुधार की आवश्यकता हो सकती है। पीटी वाले सिलेबस की बात करें, चैप्टर का नाम है बौद्धिक संपदा अधिकार और जो सिलेबस है वो क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकारों का विकास, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार का विकास, बौद्धिक संपदा विकास ट्रिप्स हो समझौता हो गया, स्पेशल 301 रिपोर्ट, मैड्रिड समझौता, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार, और इसके अलावा जैसे सीजीपीटी डीएम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016, भारतीय पेटेंट अधिनियम 2005, जीआई अधिनियम 1999 या पीपीवी एंड एफआर अधिनियम 2001, या फिर यूडीओवी सम्मेलन की बात करें, या बौद्धिक संपदा की प्रकृति एवं प्रकार, परंपरागत ज्ञान और परंपरागत ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, इनके बारे में हमको पीटी के लिए तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि संभावना होती है, कोई जैसे टॉपिक हम पढ़ रहे होते हैं तो कोई टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चनों की संभावना होती है, तो देखते हुए हमको यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए। अब अगर हम बात करें बौद्धिक संपदा अधिकारों की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इनको कहा जाता है आईपीआर। आईपीआर का मतलब क्या है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्या ये किसी बौद्धिक कार्य सुरक्षा को प्रदान किए गए कानूनी कोई हमने काम किया है, मेहनत करी, मान लीजिए हमने 4 साल 5 साल रिसर्च करी, चीज़ों को इधर उधर से पढ़ा, बहुत सारे डाटा कलेक्ट किए, सर्वे किए, और एक मान लीजिए हमने बुक लिखी। अब बुक में क्योंकि हमने मेहनत करी है तो भाई हम ये कोशिश करेंगे कि इस मेहनत का हमको कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए। मतलब उस बुक पर अगर हमारा एकाधिकार रहेगा तो ही तो वो बुक मार्केट में बिकेगी, तो उससे जो भी इनकम होगी वो हमको मिल पाएगी। अगर मान लीजिए हमने 10 साल मेहनत करके, 5 साल मेहनत करके कोई बुक लिखी, और उस बुक को कोई क्या कर लेता है कि उसमें से सारी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या जो भी डाटा है उसको ज्यों का त्यों छाप देता है, प्रिंट निकाल करके छाप देता है, या उसका यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट, और उसके बदले में मान लीजिए हमें कुछ नहीं देते हैं। हमारी मेहनत तो वेस्ट चली गई ना। वो इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मेहनत करता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है, और जो इस तरीके से मॉर्फ करते हैं या चुरा करके चीज़ों को बेचते हैं, वो उससे करोड़पति हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। उन सब चीज़ों को बचाने के लिए मान लीजिए किसी फ़िल्म मेकर ने फ़िल्म बनाई, उसने उसमें 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की, तो भाई 100 करोड़ के उसको 150 करोड़, 200 करोड़ कुछ आएँगे, तब जाके उसको कुछ बेनिफिट होगा, तभी ना वो अगली फ़िल्मों में करेगा। अब हो क्या जाए, उसने फ़िल्म बनाई, हम हॉल में देखने गए, वहाँ से हमने रिकॉर्डिंग कर ली और उसको वेबसाइट पे, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया। अब आप एक बार यूट्यूब पे जब उस मूवी को देख लेंगे, तो हॉल में देखने क्यों जाएँगे फिर आप? ऐसी चीजों को बचाने के लिए क्या किया जाता है, आईपीआर का प्रयोग किया जाता है। अगर इस तरह से कोई चुरा करके बेचता है तो ये इलीगल है, उसके अगेंस्ट केस हो जाएगा, और उसको या तो हर्जाना देना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा, या हर्जाना और जेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है आईपीआर। अगर हम बात करें कि भाई आईपीआर के हमको क्या बेनिफिट नजर आते हैं या क्या क्या फायदे हैं आईपीआर के, आईपीआर के हम लाभों की बात कर सकते हैं। लाभ क्या है इसके, थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। क्योंकि जब पीटी में क्वेश्चन बनता है, कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पे इसी तरह की इंफॉर्मेशन को पूछा जाता है कि एक एक दो दो स्टेटमेंट बनाएंगे तो लाभ, हानि, अनुप्रयोग इत्यादि जो सेक्शंस हैं वहां से भी क्वेश्चन बना लेते हैं, या टाइप से क्वेश्चन को बना सकते हैं। इससे क्या है, लाभ ये होता है कि जिसने आईपीआर लिया है या जिसने इंटेलेक्चुअल वर्क किया है, तो हम ये तो देखेंगे ही देखेंगे इंटेलेक्चुअल वर्क के अंतर्गत आता क्या क्या है।
आईपीआर में क्या-क्या शामिल है, वो तो देखेंगे ही, लेकिन देख लेते हैं कि इससे लाभ क्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने पुस्तक लिखी, किसी ने फ़िल्म बनाई, इस तरीके से जो आईपीआर हैं, या किसी ने कोई वैज्ञानिक खोज करी है तो उसको पेटेंट मिला। आईपीआर से क्या हो रहा है, जिसका एकाधिकार होगा, उसको आर्थिक लाभ होगा। आर्थिक पैसे कमाएगा भाई वो उससे। एक ये बात हो गई। दूसरी बात कि इससे क्या होता है, आपके कंपटीशन में कोई नहीं बचेगा। अब मान लीजिए आपने कोई एक गेहूँ की नई किस्म तैयार कर दी, तो उस किस्म में अब आपका कोई कंपटीटर नहीं है। 20 साल के लिए अगर आपको पेटेंट मिल गया, तो उस केस में 20 साल तक अब आपका किसी से कोई कंपटीशन नहीं, आपका एकाधिकार हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, जो कंपटीशन है में बढ़, आप आगे पहुँच गए ना, अब आपको लाइन में नहीं लगना है, अब आपको विशेषाधिकार मिल गया, आप यूनिक हो गए आप। वो चीज़ है, उस पे आप ही का अधिकार है, अगर कोई यूज़ करेगा तो वो आपको कुछ पैसे देगा, लिखित में आपसे परमिशन लेगा तो वो यूज़ कर सकता है या आपसे खरीद के यूज़ करेगा। आगे बात करें तो ये क्या करता है, ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा, क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ावा देता है, उस चीज़ की बात कर लेते हैं। तो क्रिएटिविटी को ये इस तरह से बढ़ावा दे रहा है कि अगर मान लीजिए आपने मेहनत करके कोई एक नई खोज करी है और अगर उसको कोई चुरा ले, अगली बार फिर कोई खोज नहीं करेगा ना कि यार मेहनत करने का क्या फ़ायदा, उसका कोई मिलता तो हमें कुछ है नहीं। अब मान लीजिए आपने मेहनत करी और उस मेहनत को 10 साल आपने मेहनत करी और 10 साल में आपने पेटेंट करा लिया। वो पेटेंट से वो जो चीज़ें बनी, वो सेल हुई, उससे आपको इतना पैसा मिल गया, आपके साथ वाले लोग या जो आपको अपना आइडियल मानते हैं, उन्होंने देखा कि भाई इन्होंने खूब सारी वेल्थ क्रिएट कर ली, मेहनत करी, लेकिन मेहनत का इनको प्रतिफल भी मिला। बहुत सारे लोग और एनकरेज होंगे उस फील्ड में काम करने के लिए। आपकी देखा-दाखी बहुत सारे लोग और उत्साहित होके उस फील्ड में काम करेंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि भाई इससे भी हम मेहनत करेंगे, दिमाग लगाएँगे तो उसका भी हमको फ़ायदा कहीं न कहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोग इस फील्ड में आएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, खोज, अनुसंधान या नई-नई क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे, रचनाएँ हों, लेखक हों, कविताएँ लिखेंगे, वो उस तरह के जो भी जिस फ़ील्ड से है, वो उस सब में एक्सपर्ट बनने का या नए-नए काम करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, मार्केट में या बाज़ार में विशिष्टता एवं एकाधिकार। अब जिस चीज़ पे आपने पेटेंट लिया है, कॉपीराइट लिया है, उस चीज़ पर तो आपका पूरे मार्केट में एकाधिकार हो गया ना, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता आपके उस सामान को बिना आपकी परमिशन के, और बेच रहा है तो आपको क्या दे रहा है, रिटर्न में पैसे भी दे रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, बाज़ार में एकाधिकार इससे हो गया है। अब हम अगर बात करें कि भई देखो ये तो चलो फ़ायदे हो गए, हर चीज़ के जब फ़ायदे आते हैं तो उसके साथ में कुछ नुकसान भी आते हैं। अब इसके हानियाँ क्या हैं? क्या समस्या हैं? अगर हम बात करें कि भाई आखिर इतनी अच्छी चीज़ है तो कोई भी तकनीक में ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती कि समस्या अपने साथ ना लेकर के आए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई आईपीआर अपने आप में क्या है, महँगी विधि। अब तो हालाँकि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, लेकिन फिर भी क्योंकि देखो जो क्रिएटिव है वो लीगल पॉइंट्स को नहीं जानता है, तो क्रिएटिव है वो अपनी क्रिएटिविटी में अपना दिमाग लगाएगा। अब आईपीआर के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसको वकील हायर करना पड़ेगा। अब वकील हायर करके उसके थ्रू वो रजिस्टर करवाएगा, तब उसको आईपीआर मिलेगा। अब देखो वकील फ्री में तो काम नहीं करेगा। वकील का अपना क्या है, उसका फिक्स है। ये अननेसेसरी क्या करता है, बर्डन क्रिएट करता है उसके ऊपर जो आईपीआर कराना चाहता है या जो क्रिएटिव पर्सन है। अब क्रिएटिव पर्सन ये सब कानून और इनके लफड़े में नहीं पड़ता। हालाँकि अभी अब इंडिया में देखेंगे तो अधिकतर चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है। आप कॉपीराइट है, आईएसबीएन है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ऑनलाइन ही मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी इसमें प्रोसेस काफ़ी टफ है। जैसे आप अगर बात करें कॉपीराइट की, तो आप कोई बुक लिखते हैं तो उसके लिए आपको 2 कॉपियाँ वहाँ भेजनी पड़ेंगी उस ऑफ़िस में से। कॉपीराइट आपको मिलना है, हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी, सॉफ्ट कॉपी, सब झंझट है। फीस तो कम है, आई थिंक 500 है अभी फ़िलहाल। लेकिन
क्योंकि अब झंझट काफ़ी रहता है और जो क्रिएटिव माइंड का बंदा है वो या जो लीगल फील्ड से थोड़ा-सा दूर है, उसको बड़ा ये झंझट वाली चीज़ लगती है, तो वो क्या करते हैं सीधे वकील हायर कर लेते हैं, तो महँगा पड़ता है। दूसरी अगर हम बात करें कि इसमें क्या है, इसको लागू करना चुनौतीपूर्ण। अब अगर मान लीजिए जैसे किसी ने कोई रेडियो बनाया, उस पे आईपीआर लिया, उसको पेटेंट मिल गया। रेडियो को किसी दूसरे ने क्या कर दिया, थोड़ा अलग चीज़ तरह से बना दिया। जैसे मान लीजिए चाइना वाले हम एग्ज़ाम्पल को लेते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में कोई साइंटिस्ट बनाता है, उसकी कॉपी चाइना में तुरंत तैयार हो जाती है। वो करते क्या हैं, उनके पल्ले अगर तो वो टेक्नोलॉजी पड़ गई, तो वो उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे। थोड़ा बहुत चेंज करके अपनी बना डालेंगे, अपना नया आईपीआर ले लेंगे या नया पेटेंट ले लेंगे। तो भई इससे क्या हो गया कि जो जैसे मान लीजिए एप्पल का फ़ोन है, वो 1.5 लाख रुपए का है। और उसी टाइप की सर्विस चाइना के फ़ोन आपको 20,000, 22,000 या 25,000 में दे देंगे या 30,000 में दे देंगे। अब दिक्कत क्या है? भई एप्पल ने रिसर्च करी है, इसलिए उसका फ़ोन क्या रहेगा? महँगा रहेगा। और इन्होंने रिसर्च नहीं किया, इन्होंने क्या किया है? कॉपी किया है। तो ये एक दिक्कत आती है कि थोड़े बहुत चेंज के बाद वो क्या कर लेते हैं, उसको रिक्रिएट कर लेते हैं, तो ये भी अपने आप में समस्या है। अब इतनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में, इतने सारे फ़ील्ड हैं, कहाँ-कहाँ पे आप चेक करते फिरेंगे? इतनी बड़ी दुनिया है, कहाँ-कहाँ पे आप देखते फिरेंगे कि किसने आपकी टेक्नोलॉजी की चोरी कर ली है? ये तो वो बात हो गई ना कि जो क्रिएटिव बंदा है या जो क्रिएटिव लोग हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी को छोड़ करके अब हर घर में झाँक करके ताका-झाँकी करके, हर जगह पे ताका-झाँकी करके ये देखते फिरें कि भई हमारा किसी ने चुरा तो नहीं लिया है। क्रिएटिव बंदे का तो ये होना चाहिए कि ठीक है भाई मैंने ये कर दिया, अब इसका मुझे मिलता रहेगा। अब मैं दूसरी चीज़ पर लगता हूँ, नई कुछ क्रिएटिविटी करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर एक बार आपने बना ली चीज़, अब आप ये रखवाली करिए अपनी चीज़ की कि कोई उसको चुरा ना ले। ये एक अपने आप में समस्या है इसके साथ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इ इसमें पब्लिक के जो इंटरेस्ट हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम आती है कि भई जो जानकारी है, ज्ञान तक पहुँच में बाधक। देखो, ज्ञान तक पहुँच में बाधक है, ये इसका नेगेटिव है। एक पॉजिटिव अगर हम लिखना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि ये ज्ञान को सही हाथों में पहुँचाने का काम करता है। जो सक्षम लोग हैं, जो वास्तव में जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो दुरुपयोग नहीं करेंगे, उन्हीं तक पहुँचाता है। तो एक तरीके से क्या हो जाता है, हाई लेवल की नॉलेज को ये कंट्रोल करके रखता है। दूसरी तरफ ये है कि भई देखो, ज्ञान ऐसी चीज़ है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञान पे सबका अधिकार होता है। सबका अधिकार है तो भई सबको ज्ञान मिलना चाहिए। हमको ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे किसी ने पेटेंट करा लिया, तो उस नॉलेज को दूसरे लोग नहीं कर पाएँगे ना असेस। उसने पेटेंट करा लिया, उसका अब यूनिफ़ॉर्मिटी या उस पे कहीं एकाधिकार हो गया, मोनोपोली हो गई। वैसे केस में ये क्या होता है, नॉलेज को रोकता है। इसका मतलब ये विज्ञान या ज्ञान के रास्ते में बाधक अवधारणा है। तो दूसरी बात, अब ये तो हमने देखा कि ब बाज़ार में विशिष्टता और एकाधिकार मिल गया। इसमें क्या है, टाइम है 20 साल, 25 साल, 10 साल, 5 साल, अलग-अलग जो तरह के आईपीआर हैं, उनमें अलग-अलग टाइम है। तो इसमें क्या है, सीमित समय हेतु उपलब्ध। देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉजिटिव भी है। अगर आप जनता के हिसाब से, नॉर्मल लोगों के हिसाब से, दूसरे साइंटिस्ट के हिसाब से सोचेंगे, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि चलो भाई, एक लिमिट है, उसी तक मिलेगा, उसके बाद तो सबके लिए फ्री हो जाएगी ये चीज़, आप फ्री में उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने बल्ब बनाया, 20 साल तक उसको पेटेंट मिला, 20 साल के बाद अब कोई भी बल्ब बना सकता है, कोई इश्यू नहीं है। या जैसे मेडिकल बनता है, मेडिसिन्स बनती हैं, दवाई बनती है, दवाई किसी कंपनी ने बनाई, उसको 20 साल पेटेंट मिला, तो उसने 20 साल तक मार्केट पे कब्जा करके रखा। 20 साल के बाद फिर बाकी जो कंपनियां बनाती हैं, जेनरिक दवा जिसको कहा जाता है, तो उनकी कीमत क्या रहती है, सस्ती रहती है, तो भाई ऐसी दवा बना सकते हैं। पर ये उनके हिसाब से, अदर के हिसाब से ये पॉजिटिव पॉइंट में आएगा। लेकिन भैया जिसने पेटेंट कराया है, वो तो क्या सोचेगा कि यार इतनी मेहनत करी है, हमें 20 ही साल दोगे, हमें सिर्फ 5 ही साल दोगे, ये 50 साल होने चाहिए सर, वो तो ज्यादा लंबे से लंबा खींचने की कोशिश करेगा। तो उनके अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जिन्होंने आईपीआर कराया उनके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है, और जो वो लोग हैं, अदर लोग हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट हो। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव मैंने बता दिया किस तरीके से। तो 4 पॉइंट उसमें हो गए, 4 इसमें हो गए। ये हमारे हो गए लाभ और हानि, डेफिनिशन हो गई। अब हम बात करते हैं कि भाई आईपीआर के जो प्रकार हैं, उनके बारे में हम थोड़ा-सा
देख लेते हैं। आईपीआर के अगर प्रकारों की बात करें, कॉपीराइट की अगर हम बात करें तो ये क्यों मिलता है, पॉइंट वाइज देखते हैं तो ये मिलता है कोई भी दिमागी काम है जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, लेखन, गायन, चित्रण, संगीत आदि, मतलब ये मिलेगा किस पर, तो कोई आपने किताब लिखी है, कोई फिल्म बनाई है, कोई गीत गाया है, तो उन चीजों पर ही आपको मिलता है। अब अगर इसकी बात, कोई पेंटिंग आपने बना दी है, उसके रूप में भी ये मिल जाएगा आपको। अच्छा, इसमें अगर समय सीमा की बात करें तो हर एक देश में इसकी समय सीमा अलग अलग होती है, और नॉर्मली होता ये है कि प्रत्येक देश में अलग अलग समय सीमा सामान्यतः क्रिएटर की आजीवन प्लस अतिरिक्त जैसे मान लीजिए किसी ने 30 साल की उम्र में कोई एक बुक लिखी है, और वो मान लीजिए 70 साल तक जीता है, तो जब तक वो जिएगा तब तक तो रहेगा ही रहेगा। अब अलग अलग कंट्री फिर बाकी की जो टाइम लिमिट है उसको डिसाइड करती हैं, कोई 10 साल, कोई मृत्यु के 20 साल, कोई मृत्यु के 5 साल, इस तरीके से डिसाइड होता है इसका टाइम पीरियड। इसमें क्या है कि कोई बहुत जरूरी नहीं है पंजीकरण कराना। पंजीकरण करवा लें, वो ज्यादा अच्छा है, लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा। अगर नहीं भी करवाया है और कोई अगर मान लीजिए आपकी रचना को चुरा लेता है, फिर आप ये प्रूव कर देते हैं कि नहीं, ये मेरी ओरिजिनल रचना है और इसने इसको चुराया है। जब इसने ये पब्लिश करी, जब इसने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उससे पहले ऑलरेडी मार्केट में मेरी रचना थी, तो वैसे केस में आप कोर्ट के केस द्वारा भी जीत जाएंगे। तो अगर आपने पहले नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया है तब भी कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पंजीकरण करवाना कोई अनिवार्य नहीं है, कराने के लिए आप करा सकते हैं। इसके लिए क्या है, इसका रेगुलेशन होता है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 से। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 द्वारा रेगुलेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉपीराइट के सामान्य सी जानकारी। दूसरी तरफ, ऐसे ही जैसे इस बार पेटेंट से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई भारत पेटेंट फाइल करने के मामले में तो बहुत आगे है, लेकिन भारत में वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जो हो जाना चाहिए। जिस तरह से पेटेंट फाइल हो रहे हैं उस तरह का समाज में हमको दिख नहीं रहा है। उसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं, विस्तार से बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे पेटेंट के बारे में, पेटेंट क्या है, वैज्ञानिक खोजों, विशिष्ट प्रक्रमों की खोज हेतु ये दिया जाता है या उससे संबंधित है। ये क्या होता है, इसके लिए जो समय सीमा है, समय सीमा 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। अब एक इसमें और भी हमको देखने को मिलता है कि जिसने पेटेंट कराया है वो क्या करता है, पेटेंट में थोड़ा बहुत चेंज करा करके तो फिर दोबारा से पेटेंट करा, फिर थोड़ा बहुत चेंज कराता है, फिर पेटेंट करा लेता है, फिर चेंज कराता है, फिर पेटेंट करा लेता है। इस प्रक्रिया को, हर बार रीपेटेंट कराने को हम कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो अभी क्या है कि इस चीज को रोका गया है, एवरग्रीनिंग ट्रिप्स नाम से हम आगे पढ़ेंगे।
होता हुआ है, तो ट्रिप्स में एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को रोका गया है। आप किसी चीज़ पर एक ही बार पेटेंट करा सकते हैं। अगर मान लीजिए उसी फील्ड में आपने फिर मान लीजिए मैंने ये पेन बनाया, मुझे 20 साल के लिए इस पे पेटेंट मिल गया। इस पेन में अगर मैं बहुत बड़े लेवल पर अगर इन फ्यूचर कोई बहुत बड़े लेवल पे चेंज करता हूँ, तो ही मुझे इसमें पेटेंट मिलेगा। पहले होता क्या था कि इस पेन ये काला पेन बना दिया, यहाँ पे रबर लगा दिए, तो अब क्या कर दिया, अब की बार इसको नीला कर दिया, रबर की जगह पे यहाँ पे कुछ और लगा दिया, प्लास्टिक लगा दिया। अब की बार क्या है यहाँ से और 20 साल के लिए फिर करा लिया, फिर अगली बार क्या किया, नीले की जगह पे पीला कर दिया, ये थोड़ा-सा चौकोर टाइप का है, एकदम गोल बना दिया। यहाँ पे फिर अब की बार क्या कर दिया, लाख का प्रयोग कर दिया, आगे वाली जो निब है उसको गोल की जगह पे तिकोना टाइप का बना दिया। ये देखो ये कोई चेंज नहीं है। पहले इन छोटे-छोटे चेंजों के आधार पर भी पेटेंट मिल जाता था। इस प्रक्रिया को एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कहा जाता है, तो फिलहाल इसको रोक दिया गया है। अब पेटेंट वाले मामले में बात करें तो इसमें पंजीकरण अनिवार्य होता है। बिना अगर किसी और ने आपसे पहले पंजीकरण करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो पेटेंट उसका हो गया, अधिकार उसका हो गया और आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस केस में। और इसके लिए पेटेंट अधिनियम पंजीकरण अनिवार्य और पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा रेगुलेटेड, और ये कब, 2005 में संशोधन, जब भारत ने ट्रिप्स को अपना लिया तो उसके बाद फिर पेटेंट अधिनियम में क्या किया गया, सुधार किया गया उसमें और थोड़ा बहुत चेंज किया गया, ताकि हम पूरी तरह से जो हम अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनके साथ मिल करके काम कर पाए। अब तीसरा जो हमारे पास आईपीआर है उसकी अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क। आईपीआर क्या है, ट्रेड। सबसे पहले एक चीज और देख लेते हैं, लिख ही लेते हैं सबको लिख के फिर उसको बाद में देखें। ट्रेड मार्क, ट्रेडमार्क की अगर हम बात करें तो देखो ट्रेडमार्क क्या है, तो ट्रेडमार्क का मतलब है कि कोई व्यवसाय है या सेवा है उसकी पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट संगीतों सॉरी संकेतों, प्रतीकों या नामों को ट्रेडमार्क, व्यवसाय संबंध विशिष्ट नाम, प्रतीक या संकेत। अब अगर हम बात करें इसके लिए टाइम पीरियड की, तो भाई टाइम पीरियड अनिश्चित होता है और इसको पुनः नवीकृत भी किया जा सकता है। पंजीकरण जरूरी है, ये अनिश्चित काल तक मिलता है और इसको क्या करा सकते हैं, रिन्यू भी करा सकते हैं। ठीक, अब फिर बात आती है कि भाई इसके लिए क्या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जैसे हमने कॉपीराइट वाले केस में देखा था, रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ही काम चल जाएगा। पेटेंट में देखा कि नहीं, आपको हर हाल में करवाना ही करवाना है। इसमें हम बात करें तो पंजीकरण अनिवार्य है, इसमें पंजीकरण तभी ट्रेडमार्क मिलेगा। आगे बात करते हैं तो भाई ये रेगुलेट किससे होता है, तो इसके लिए है ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 द्वारा रेगू उसके द्वारा ये रेगुलेट हो। फिर इसके बाद हम आते हैं औद्योगिक डिजाइनों पर। औद्योगिक डिजाइन तीन हमने तो यहां कर
31 औद्योगिक डिजाइन। औद्योगिक डिजाइनों के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? तो ये होती हैं उत्पाद की उपस्थिति की अनधिकृत नकल को रोकने के लिए उत्पादों के दृश्य सजावटी पहलुओं जैसे उनके रंग, आकार, बनावट और सौंदर्य शास्त्र की क्या करना है। ये क्या करता है? उत्पाद विशिष्टताओं विशिष्टताओं संबंध। रंग हो गया, जैसे कोका कोला की बोतल है उसका एक स्पेशल टाइप का शेप है, ये भी क्या है? ये भी औद्योगिक डिजाइन में ही आएगा। अगर इसके टाइम पीरियड की हम बात करें तो औद्योगिक डिजाइन 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, उसके बाद इसको फिर से बढ़ाया जा सकता है। तो प्रारंभ में 10 वर्ष हेतु पुनः बढ़ा सकते। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई पंजीकरण अनिवार्य है क्या? अब देखो, अब अगर 10 साल का आपको टाइम पीरियड मिल रहा है तो पंजीकरण तो कराना पड़ेगा। पंजीकरण आवश्यक, पंजीकरण तो होगा। अब अगर हम बात करें कि भाई ये रेगुलेट किससे होता है, तो रेगुलेट होता है ये डिजाइन अधिनियम सन 2000 से। डिजाइन अधिनियम 2000 द्वारा रेगुलेटेड। ठीक है। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। ईआई तो ग्राफिकल इंडी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हम क्या कह रहे हैं? ईआई टैग। ये क्या है? क्षेत्रीय विशिष्टताओं परिपूर्ण उत्पाद संबंध। जैसे हम बात करें, बनारसी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है, मथुरा के पेड़ों को जीआई टैग दिया गया है, कांजीवरम के साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है, जयपुर में जो लाख की चूड़ियां बनती हैं उनको जीआई टैग दिया गया है, पश्मीना शॉल को जीआई टैग दिया गया है। ऐसे बहुत सारे हैं। बासमती राइस को जीआई टैग दिया गया है, उड़ीसा की लाल चींटी की चटनियों को जीआई टैग दिया गया है, बंगाल के रसगुल्लों को जीआई टैग दिया गया है। और अगर हम बात करें असम का जो साफा होता है या गमछा होता है उसको भी जीआई टैग दिया गया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है। या फिर तिरुपति बालाजी के जो लड्डू हैं उनको भी जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। आगरा में पेठे को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है क्योंकि एक क्षेत्रीय विशिष्टताओं को दिखाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जीआई टैग की तो ये हमने देखा कि कहाँ-कहाँ पे मिलता है। दार्जिलिंग चाय को दिया गया है, बासमती राइस को दिया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये कोई फिक्स टाइम पीरियड के नहीं लिए नहीं मिलता है। अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए प्रदान। अगर हम इसके रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन के लिए जो कानून है भारत में वो है जीआई टैग अधिनियम या जीआई वस्तु अधिनियम 1999। जीआई वस्तु अधिनियम 1999 द्वारा रेगुलेट, उसके थ्रू ये रेगुलेट होता है।
आगे अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे क्या है, ट्रेड सीक्रेट की बात, हम ट्रेड ये क्या होता है, किसी उद्योग या निर्मित उत्पाद उससे संबंधित होता है। निर्मित उत्पाद, प्रक्रिया, ग्राहक सूची आदि। किसी के पास जो डाटाबेस है ग्राहकों का, ये भी अपने आप में क्या है, ट्रेड सीक्रेट है। अगर इसकी हम बात करें कि भाई ये कितने टाइम के लिए मिलता है, तो ट्रेड सीक्रेट मिलता है अनिश्चित काल के लिए। अच्छा, हमने जीआई टैग में एक चीज नहीं लिखी कि भाई पंजीकरण आवश्यक है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, पंजीकरण अनिवार्य। पंजीकरण इसमें क्या है, पंजीकरण आवश्यक। ये कब तक है, ये है अनिश्चित काल तक प्राप्त, जब तक डाटा लीक ना हो। दूसरों को नहीं पता चल रहा है तब तक आपका सीक्रेट है। और अगर पता चल गया तो देखो इसमें क्या है कि भाई अब मान लीजिए ग्राहकों की सूची है, वो पता चल गई, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक तो चीज ऐसी है कि मान लीजिए हमने फोन बनाया, तो फोन बना के भी आगे बेचेंगे, तो फ्यूचर के लिए उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन ग्राहकों की सूची है वो आगे के लिए नहीं है, ग्राहकों की सूची पीछे से है, तो एक बार अगर वो लीक हो गई तो उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। कोई प्रक्रिया है, अगर एक बार वो लीक हो गई तो लीक हो गई, उसका कोई फिर मतलब नहीं बनता है। इसलिए ये एक तरीके का इसको लीगल कम है ये। अगर हम बात करें तो कोई इस पे केंद्रीय कानून नहीं है, इसलिए इसमें खासतौर से हमने क्या लिखा है कि जब तक लीक नहीं होगा तभी तक सेफ है। कोई केंद्रीय कानून नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। इसको हम कहेंगे सेमीकंडक्टर और आईसी लेआउट की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर एवं इंटीग्रेटेड चिप ले लेआउट। सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड, चिप डिजाइन संबंध। इनको पेटेंट से अलग कर दिया गया है क्योंकि ये भी अपने आप में एक अलग तरह की कलाकारी, अलग तरह की सोच है। और इस ये मिलता है 10 वर्ष के लिए, पंजीकरण इसमें अनिवार्य होता है। तो 10 वर्ष प्राप्त है ये। फिर क्या है कि भाई पंजीकरण जरूरी है। पंजीकरण क्या है, अनिवार्य है। इसको रेगुलेट कौन करता है, तो रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो रेगुलेशन के लिए नियम है सेमीकंडक्टर और आईसी डिजाइन अधिनियम सन 2000। सेमी कंडक्टर एवं आईसी डिजाइन अधिनियम 2000 द्वारा रेगुलेटेड। जो नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं। यह है पौधों की प्रजाति पादप प्रजाति। अब कोई नई प्रजाति आपने डेवलप करी है, उस पर भी आपको क्या मिल जाएगा,
आईपीआर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं की, गन्ने की कोई खास प्रजाति तैयार करी है तो उस पे भी आईपीआर मिलता है। तो पौधों की किस्मों के संरक्षण से संबंधित पादप किस्म विकास एवं संरक्षण संबंधित। अब हम देखेंगे ये हमको कितने टाइम तक मिलता है, क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो ये फसल के लिए मिलता है 15 वर्ष के लिए, और जो बड़े पौधे होते हैं उनको लिए मिलता है 18 वर्ष के लिए। और इसमें क्या है, पंजीकरण के लिए पात्र किसानों को किसी भी शुल्क से छूट दी गई है। पंजीकरण तो कराना है फसल हेतु 15 वर्ष, और वृक्ष हेतु 18। जैसे आम के पौधा है, अमरूद का पौधा, उसमें आपने कोई मान लीजिए ग्राफ्टिंग से कोई नई टेक्निक बना दी, कोई नई स्पीसीज तैयार कर, या सॉरी स्पीसीज नहीं, कोई नई वैरायटी तैयार कर दी, तो उस केस में वृक्ष हेतु 18 वर्ष। पंजीकरण आवश्यक, पंजीकरण तो भैया कराना पड़ेगा आपको। अब ये रेगुलेट किससे होता है उसकी बात कर ले। तो रेगुलेट होता है ये पादप प्रजाति अधिनियम 2001 या पीपीवीएफआरए, पीपीवीएफआरए 2000 द्वारा रेगुलेटेड। रेगू ये है हमारे आईपीआरस। अब अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास इसके अलावा भी क्या है, पारंपरिक ज्ञान करके भी हमारे पास एक बचता है जो आईपीआर में तो नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम देखी गई पारंपरिक ज्ञान से संबंधित। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो भारत में बच्चा बच्चा जानता है कि हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, हल्दी में त्वचा को गोरा करने वाले गुण होते हैं। अर्थात जो हमारी त्वचा में मेलानिन फॉर्मेशन होता है, मेलानिन एक पिगमेंट है जो धूप की उपस्थिति में दो तरह से ये बनता है। या तो धूप ज्यादा हो तब ये त्वचा में ज्यादा बनेगा, धूप कम होगी तो त्वचा में ये कम बनेगा। इसलिए जो ठंडे देशों के लोग हैं वो सामान्य तौर पर गोरे पाए जाते हैं, और जो गर्म देशों के लोग हैं जैसे अफ्रीका की हम बात कर सकते हैं, तो जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के लोग हैं उनका रंग सामान्य तौर पर काला पाया जाता है। भारत देखेंगे तो भारत क्या पड़ता है, उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो आप देखेंगे भारत में भी आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा, ऊपरी हिस्सा भारत का उपोष्ण कटिबंध में, यहाँ पे सामान्य तौर पे गेहुआ या गोरे रंग के लोग हैं। साउथ इंडिया क्योंकि उष्ण कटिबंध में पड़ता है तो सामान्य तौर पर वहाँ के लोग क्या हैं, काले कलर के हैं, काले रंग के हैं। मिक्स हैं, अब जो उत्तर और दक्षिण के बिल्कुल बीच में है वो गेहुआ या मिक्स टाइप के मिक्स कलर के लोग हैं। अब अगर हम बात करें, एक तो ये तरीका हो गया। तो हल्दी में क्या गुण पाया जाता है, तो हल्दी इस मेलानिन बनने की जो प्रक्रिया है, जो धूप की वजह से मेलानिन बनता है, एक तो हो गया हमारा जेनेटिक, तो जेनेटिक में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो धूप की वजह से मेलानिन बनता है या जो पिगमेंट इकट्ठे हो जाते हैं एक्स्ट्रा, उसको ये क्या करता है, स्किन में उसको कम कर देता है या उनको बनने को रोक देता है। इसका मतलब हल्दी गोरा करता है। कौन नहीं जानता है भारत में ऐसी कौन सी शादी होती है, ट्रेडिशनल शादी, जिसमें लड़के लड़कियों को शादी से पहले हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। गोरा करने के लिए आप देखेंगे जो देसी जितने भी नुस्खे हैं सब में हल्दी पड़ती है, हल्दी चंदन का लेप। भाई यहाँ तो अगर मान लीजिए किसी को चोट लग जाए तो आप देखेंगे दूध में हल्दी मिला करके पिया जाता है, अगर अंदरूनी कोई चोट लगी है तो। और अगर मान लीजिए बाहरी चोट लगी है तो हल्दी को ऑयल के साथ मिक्स करके हल्दी को लगाया जाता है। तो हल्दी हमारे यहाँ पे कब से इस्तेमाल नहीं हो रही है। गांव, भारत के हर गांव में, हर शहर में आप देखेंगे हर एक रसोई में हल्दी प्राइमरी मसाले के रूप में प्रयोग होता है। बिना हल्दी के तो सब्जी नहीं बन सकती हमारे यहाँ पे। हम उस तरह से हल्दी के प्रयोग करने वाले लोग हैं। अब सोचिए कि इस हल्दी पर अमेरिका ने अपना पेटेंट करा लिया कि भैया हल्दी में क्या होता है, हमने रिसर्च करी है, हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण है और हल्दी में गोरा करने का गुण पाया जाता है। तो फिर भारत ने क्या किया, केस लड़ा, और केस में हालांकि भारत जीत गया। लेकिन देखो है तो एक समस्या, हम जानते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से हम इन सारी चीजों को यूज करते आ रहे हैं। ऐसे ही एक पेटेंट कराया नीम के ऊपर, अमेरिका की तरफ से एक पेटेंट कराया गया। उसमें ये पाया गया, अमेरिकन साइंटिस्ट ने ये पाया कि भाई नीम में क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करने वाले, फंगस को किल करने वाले, या जो माइक्रोब्स को किल करने की
प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर नीम की दातन करी जाए तो इससे पायरिया जैसी चीजें हैं उनसे निजात पाई जा सकती है। नीम की छाल को अगर फोड़ा फुंसियों पर लगाया जाए तो ये क्या है, सड़न को रोकने वाली इसमें प्रकृति पाई जाती है। नीम के तेल में मच्छर जैसे जो कीट होते हैं उनको प्रतिकर्षी या उनको भगाने का नेचर पाया जाता है। प्लस और जो नीम की पत्तियां हैं, फली हैं, फल है, उनमें क्या होता है, तो उनमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने का एक गुण पाया जाता है। अब एक बात बताइए, कौन नहीं जानता है भारत में कि भाई नीम की दातुन करनी चाहिए? कौन नीम की दातुन कर नहीं रहा है? नीम को तो भाई देवतुल्य माना गया है ना। और एक बात बताइए, जब फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो नीम की छाल को घिस करके लगाते हैं, और ये ट्रेडिशनल पता नहीं कब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हम 5 साल से 5000 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि सिंधु घाटी टाइम से कर रहे हो, और हो सकता है उससे पहले से कर रहे हो, प्री सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। हम नहीं कह सकते कुछ भी एग्जैक्टली। हमको रिटिन एविडेंस है कि भाई 2-2.5 हजार साल से तुम कर ही रहे हैं इसको। हम जब से आयुर्वेदा लिखा गया है तब से तो रिटिन एविडेंस भी है ना हमारे पास। हाँ भाई, तब हम कर रहे हैं क्योंकि प्रमुख औषधि के रूप में है। अब सोचिए, अमेरिका ने पेटेंट करा लिया, हमको फिर झगड़ा करना पड़ा, हमको केस लड़ना पड़ा, और वो पेटेंट कैंसिल हुआ। अब इस तरह का जो ज्ञान है, चाहे वो आयुर्वेद के रूप में हो, या जिसको हम कहते हैं दादी नानी के नुस्खे करके कहते हैं, उनके रूप में हो, हकीमों के नुस्खों के रूप में हो, या फिर हमारी जो किताबों में जो प्राचीन किताब हैं, प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, उनमें लिखित हों, या पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ट्रांसफर हो रही, चाहे वो आदिवासियों की जानकारी हो, हम किसी भी एक जानकारी को या इन सारी जानकारियों को मिक्स रूप में हम क्या कह देंगे, या ऑल ओवर इनको क्या कह देंगे, हम पारंपरिक ज्ञान कह देंगे। ये आईपीआर इस पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। फिर भारत सरकार ने ये किया कि चलो ठीक है भाई, अब कितना हमारे पास तो भंडार है ज्ञान का, प्राचीन ज्ञान का भंडार है। क्योंकि भारत में जैसे आप देखेंगे, मिस्र में, मिस्र की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। और मिस्र की प्राचीन सभ्यता थी, मिस्र की प्राचीन सभ्यता है नहीं, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी हो गई वहां पे। जो प्राचीन सभ्यता थी वो खत्म हो गई। फिर वहां पे अब नए टाइप के लोग हैं जो प्राचीन सभ्यता के साथ अपना कोई लिंक नहीं मानते हैं, जुड़ाव नहीं है उनका, कंटिन्यूटी खत्म हो गई उनकी। अब जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि वहां पर अब नए लोगों का कब्जा हो चुका है जो बिल्कुल भी उस सभ्यता से अपने आप को लिंक नहीं मानते हैं। यूनानी सभ्यता थी, लेकिन आज जो यूनान है वो यूनान पहले वाला यूनान नहीं है। वहां पे लोग, उनका कल्चर, उनका धर्म पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब ऐसे इंडिया में अगर हम बात करें तो भारत की जो हड़प्पा सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यता थी भी, और प्राचीन सभ्यता आज भी है, वो कंटिन्यूएशन है, बीच में कहीं भी गैप नहीं हुआ है। शहर जब प्रॉब्लम आई, सूखा पड़ा, तो उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं वो नष्ट हुए। तो लोग क्या किया कि फिर अब बड़े बड़े घेरों में बड़े बड़े ग्रुप बना करके नहीं रहा, सर्वाइव करने के लिए जिसको जहां जैसी कंडीशन मिली वो वहां सर्वाइव करने के लिए जुट गया। अर्थात छोटे छोटे गांवों का या कच्चे घरों का निर्माण फिर से स्टार्ट हुआ। पक्के घरों से लोग, अब क्योंकि मजबूरी थी तो कच्चे घरों पे आ गए, क्योंकि पलायन इससे क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि सूखा की मार, कभी बाढ़ कभी सूखा, उस तरह की चीजें हुई तो शहर उजड़ गए। लेकिन लोग तो रहे, उनकी परंपराएं तो जीवित रहीं। वैदिक काल में वही परंपराएं कंटिन्यू हुई। उसके बाद फिर धीरे 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 भारत पर भले चाहे जितने आक्रमण हुए, लेकिन भारत का सामाजिक ताना बाना, सांस्कृतिक ताना बाना कभी नहीं विखंडित हुआ, वो लगातार कंटिन्यू रहा। इसलिए भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता से ज्ञान की जो धारा प्रवाहित हुई वो आज भी हमको देखने को मिलती है। आप देखेंगे पाकिस्तान में जो अभी भी, या अफगानिस्तान वाले इलाके में देखेंगे, पंजाब वाले इलाके में देखेंगे, सामान्य तौर से आप किसी गली में देखेंगे तो क्या मिलता है, नाली गली के एक कॉर्नर से मिलेगी और दूसरी नाली गली के दूसरे कॉर्नर से मिलेगी। आप इन जगह पे जाएंगे ग्रामीण इलाकों में, अभी भी जो घरों के साइड वाली दीवारें हैं वहां पे नाली नहीं है, बीच में गली के बिल्कुल बीचों बीच नाली बनाई जाती है। और यही सिस्टम आपको, एग्जैक्ट यही सिस्टम आपको सिंधु घाटी सभ्यता में मिलेगा। तो भाई हम कैसे कह दें कि डिसकंटिन्यूट डिसकंटिन्यूटी है? ऐसा तो नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब खोद करके निकाल ली गई उसके बाद इन लोगों ने वो बनाना सीखा। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस तरह से नाली बनाई जाती थी, वही नाली बनाने का पैटर्न, वही गली बनाने का पैटर्न, वही सेम जल निकासी की व्यवस्था बनाने का पैटर्न आज भी फॉलो होता है उस इलाके में। का मतलब कहीं भी नहीं गई, वो सभ्यता लगातार कंटिन्यू जारी है। तो इसलिए भारत में क्या है, परंपरागत ज्ञान का भंडार है। हमारा टॉपिक क्या रहेगा, ये वैसा ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान।
परंपरागत ज्ञान की बात करें तो प्राचीन पुस्तकों, मौखिक रूप, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित ज्ञान, उसको हम क्या कहते हैं? परंपरागत ज्ञान कहते हैं। अब इसको भाई क्यों सुरक्षित करना चाहिए? आखिर गवर्नमेंट ने क्यों स्टेप ली? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वेबसाइट बना के सारा का सारा परंपरागत ज्ञान वहां पे डाल दिया और ये कर दिया कि भाई अभी और भी हमको अगर कुछ मेथड्स पता चलेंगे हमारे एंशिएंट इंडिया से या हमारी आदिवासियों की परंपराएं हैं वहां से हमको कोई ज्ञान मिलेगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऑनलाइन डाल देंगे। ऑनलाइन डाल दिया भैया, सब देख लो, सब इसका यूज कर लो। अब इसके क्यों हमको करना चाहिए? सुरक्षा करने का कारण, क्यों हमको इसकी सुरक्षा करनी चाहिए? तो सुरक्षा क्यों करनी चाहिए भाई? एक तो ये क्या करते हैं, तो ये हमारे सांस्कृतिक संरक्षण और पहचान को निरूपित करते हैं। ये क्या है? सांस्कृतिक संरक्षण एवं पहचान। दूसरी बात, ये क्या निरूपित करते हैं? तो ये आर्थिक लाभ भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आर्थिक लाभ को बढ़ावा देते हैं, जैसे पारंपरिक खेती के तरीके। आर्थिक लाभ को बढ़ावा, जैसे पारंपरिक खेती। भाई आप योग का एग्जांपल ले लीजिए, योग सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा नहीं दे रहा है, हमारी मेंटल पीस को नहीं बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, ये तो कर ही कर रहा है, इसके साथ साथ वो ये भी कर रहा है। तो योग को जब नहीं जानते थे, योग को नहीं अपना रहे थे, कम अपना रहे थे, मतलब हम अपने इंडिया में कुछ लोग जानते थे जो जुड़े हुए हैं, हमारे जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हैं, वो जानते थे योग के बारे में, वो करते भी थे। कितने लोग थे ऐसे? लेकिन जब ये प्रचार हुआ, भारत सरकार ने इस पे फोकस किया, यूएन में इसको मान्यता दिलाई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा 21 जून को। उससे क्या हो, वर्ल्ड वाइड इसको जानने लगे, योग को जानने लगे, उनको इसके फायदे लगे, तो उन्होंने क्या किया, इसको सीखना स्टार्ट किया, इसको लोग करने लगे। अब करने के लिए क्या चाहिए भाई, आपको योग टीचर चाहिए, स्कूलों में योग टीचरों की नियुक्ति होने लगी, लोग प्राइवेट योग टीचर हायर करने लगे, तो इससे जॉब क्रिएशन भी तो हुआ ना। कितने सारे लोगों को योग जो अच्छे तरह से जानते थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत उसको पढ़ा लिखा, सीखा उसको, आज वो उसके आधार पर अपनी आजीविका को भी तो रन कर रहे हैं, वो जी रहे हैं उसी के ऊपर। तो इससे नौकरी भी तैयार होती है। जैव चोरी और दुरुपयोग को रोकना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे देखिए, पहले कुछ लोग आए, उन्होंने हमसे कहा कि भाई देखिए, आप जो तेल खाते हैं, जैसे पहले तेल निकाला जाता था तो कोलू से निकाला जाता था, और वो कोलू भी खास तरह का होता था। एक तो होता है कि जैसे हम निकालते हैं गन्ने से तेल सॉरी रस निकालते हैं, गन्ने का जूस जो निकालते हैं, तो उसके लिए लोहे के बेलन यूज होते थे, उनके बीच में दबा करके गन्ने को तब निकाला जाता। जो तिलहन से तेल निकाला जाता, चाहे मूंगफली हो चाहे सरसों हो, इनसे तेल निकाला जाता था, तो बेलन इसमें लोहे के ना हो करके, इसमें बेलन होते थे लकड़ी के। लकड़ी के बेलन से उसको धीरे धीरे बैल धीरे धीरे चलता था, घूमता था और तेल निकलता था। आज के जमाने में इसको कच्ची घानी का तेल भी कहते हैं और इसको कोल्ड प्रेस के नाम से भी जानते हैं। भाई इसमें क्या होगा, तेल इस तरह से निकले, हम इसी तेल का इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हमको पता नहीं किस विद्वान ने ये समझा दिया, भाई आप जो तेल यूज कर रहे हैं इसमें गंदगी बहुत होती है। अब बीज को अगर तोड़ेंगे, उसको पीसेंगे, तो उस बीज का काफी सारा पोर्शन क्या होगा, तो ऑयल निकलेगा उस बीज में से, जैसे सरसों से हम निकाल रहे हैं। तो खली का काफी सारा पोर्शन जो बचा हुआ रेसिडुअल होता है, उसका काफी सारा पोर्शन तेल में चला जाता है। अब उससे बचने के लिए हमको उन्होंने समझाया कि देखो, आप जो तेल यूज कर रहे हैं ये तो गंदा है, इसमें तो बहुत सारी मिलावट है, या मतलब अशुद्धियां इसमें मिली हुई हैं। आप क्या करिए, आप डालडे का इस्तेमाल करिए। डालडा एक कंपनी है, वैसे उसको वनस्पति घी कहते हैं। तो आप क्या करिए, वेजिटेबल घी का इस्तेमाल करिए। ये क्या है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है।
हमने घी उसको वनस्पति घी को या डालडे को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। जब सब डालडा इस्तेमाल करने लगे तो फिर उन्होंने बताया कि भाई नहीं, आप क्या करिए, ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये तो सैचुरेटेड फैट है, संतृप्त वसा है। संतृप्त वसा किसी भी मानव के लिए या किसी भी मैमल के लिए उसके हार्ट को ब्लॉक करने का काम करती है, अर्थात हृदय के लिए ये काफी नुकसानदायक होती है। उन्होंने बताया कि इससे तो हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाएंगे, हाई बीपी जैसे चांस आएंगे, ये तो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, इसलिए आपको वनस्पति घी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने पूछा भाई क्या इस्तेमाल करें, तो उन्होंने बोला कि भाई आप इस्तेमाल करिए रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ऑयल है और देखो इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। भाई ठीक है, हम रिफाइंड यूज करने लगे। अब वो हमको बता रहे हैं कि भाई ये तो कैंसर कारक है। हमने पूछा क्यों कैंसर कारक है? भाई एक तो इसमें से जो भी गंदगी होती थी, बीजों का जो बचा हुआ पार्ट होता था, उसको हटाने के लिए हम मेटल पार्टिकल्स का यूज कर रहे हैं, तो वो मेटल पार्टिकल कैंसर कारक हो सकते। प्लस इस तेल की उम्र, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक आप यूज करेंगे ना, इसकी उम्र को बढ़ाने के लिए इसमें जो प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं वो भी कैंसर करने वाले कारक उत्पन्न करते हैं, या वैसे पदार्थों का वो बढ़ावा देते हैं वो। इससे क्या हो सकता है, लंबे समय तक अगर रिफाइंड तो ऑयल यूज करेंगे तो कैंसर होने के चांस। फिर हमने पूछा कि भैया क्या यूज करें? उन्होंने हमें बताया कि आपको यूज करना चाहिए जो लकड़ी के द्वारा दबा करके जो तेल निकाला जाता है, आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए, तो कच्ची घानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक बात बताइए, इतना बड़ा चक्कर आपने क्यों लगवाया? हम तो ऑलरेडी अब से 30 साल पहले, 40 साल पहले कच्ची घानी ही इस्तेमाल करते थे ना। हर घर में, हर शहर में वही तेल तो इस्तेमाल हो रहा था जिसको आज आप कच्ची घानी करके बोल रहे हैं, कोल्ड प्रेस करके। कच्ची घानी भी नहीं, और उसका साइंड बढ़िया तरीके से एकदम अंग्रेजी में सजा करके बोल रहे हैं, वो तो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे थे। फिर आपने इतना क्यों घुमाया हमको? तो उसी चीज को यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रथाएं इतने सालों में डेवलप हुई हैं, वो मानव स्वास्थ्य के लिए उनके सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा सही हैं, वो स्थायी हैं। ये जो नए-नए साइंटिफिक प्रोसेस डेवलप होते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होती हैं, क्योंकि उनको हमने चेक नहीं किया होता है। कोई भी प्रथा नई जो अपनाई जाती है, उसकी क्या हानियाँ होंगी, ये तो भैया उसके इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो परंपरागत ज्ञान है, उसको तो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं, सोसाइटी ने उसको इतने दिन तक प्रिज़र्व करके रखा है, इसका मतलब सोसाइटी के लिए वो ठीक था, तभी तो उसको बचा करके रखा ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इससे क्या होगा कि भाई वैज्ञानिक मान्यता और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा इससे। वैज्ञानिक मान्यता एवं अनुसंधान को बढ़ावा कैसे? अब आप आयुर्वेद का आप ले लीजिए। तमाम सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी एलोपैथी के पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में उसके लिए बड़ा सिंपल सा इलाज है। जैसे गठिया के लिए अगर इलाज करवाएं, तो गठिया वाले मरीज जो हैं वो लगातार एलोपैथी की दवा खाते रहते हैं, अंग्रेजी दवा जिसको कहते हैं वो खाते रहते हैं। अंग्रेजी दवाओं का ये भी है कि उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में किस तरह के इलाज मिल जाएगा गठिया का? कि भाई सुबह नींबू को थोड़ा गर्म करिए, तो काटिए, काला नमक डाल के उसको खा लीजिए, सर्दी सर्दी। आप 2 महीने 3 महीने उसका इस्तेमाल करिए, उसके बाद गठिया अपने आप ही खत्म हो जाए। इतने सिंपल सिंपल इलाज हैं। जो बीमारियों का इलाज पॉसिबल नहीं है एलोपैथी में, उनका भी इलाज आयुर्वेद के थ्रू खोजा जा रहा है। अब एक बात बताइए, ऑलरेडी 2000 साल पहले, 1500 साल पहले या 2500 साल पहले ये मेथड खोजे गए हैं। अगर हमने प्रॉपर तरीके से इस पे फोकस किया तो इसमें और भी तो नए मेथड खोजे जा सकते थे। जो पुराने मेथड हैं वो अगर इतने इफेक्टिव हैं, अगर इसमें और भी अनुसंधान किए जाएं तो और भी बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। ये पॉइंट आया समझ में? के बाद एक पॉइंट और देखते हैं। ये क्या है? विविधता को बढ़ावा और स्वदेशी जो अधिकार हैं हमारे, उनका सम्मान। विविधता को बढ़ावा विदेशी क्या कहते हैं? अरे भाई, भारत कोई साइंटिफिक सोसाइटी नहीं है। भारत कैसा है? भारत तो धर्म वर्म के बीच में पड़ा हुआ भागता हुआ देश है। तो यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग तो मूर्ख हैं,
साइंटिफिक नेचर जानते ही नहीं है। तो भाई अगर हम इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे, उनको समझाएँगे कि भाई तुलसी में पानी हम क्यों देते हैं? क्योंकि तुलसी से एंटीऑक्सीडेंट हमको मिलते हैं। अब पानी देने जाएँगे, भोग में हम लगाएँगे, भगवान जी को चढ़ाएँगे तो उसी भोग को हम खाएँगे, पत्ते खाएँगे, उसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी अगर हमारी बढ़ी रहेगी तो बीमारियाँ वैसे ही नहीं रहेंगी। इसका मतलब तुलसी में पानी देने वाला, तुलसी को खाने वाला बीमार होगा ही नहीं। तो प्रॉपर साइंटिफिक हो गया कि नहीं? अब लोगों होता क्या है कि देखो सामान्य जनता चीज़ों को समझ नहीं पाती है। तो हमने क्या कर दिया, हमने परंपरागत ज्ञान के रूप में उसको ईश्वर से जोड़ दिया। हमने कहा कि देखो भाई, तुलसी तो माता होती हैं, इनको अगर आप पानी चढ़ाओगे तो ये आप पर कृपा करेंगी, आपके भाग्य सुधर जाएँगे, आप स्वर्ग में जाएँगे। इस तरह की मान्यताएँ हमने जोड़ दी। तो जो एक सामान्य व्यक्ति उसको अगर समझाते कि इसके पीछे क्या साइंस है, वो समझता नहीं। हमने एक बार में उसको ऐसे करके समझाया, वो तुरंत समझ गया कि अच्छा सुबह जागना है, नहाना है और उसके बाद तुलसी में पानी देना है, 2 पत्ते तोड़ के खा लेने हैं। इससे क्या हो गया? उसकी हेल्थ में सुधार हो गया। तो ये सारी चीज़ें अब इससे क्या है, एक तो विविधता को बढ़ावा मिल रहा है, एक तो हमने देखा कि स्वदेशी अधिकारों को सम्मान मिला। आज अगर हम ये कहते हैं कि पीपल देवता है, पहले हम कहते थे पीपल देवता है, लोग मानते नहीं थे, बोले तुम तो अनसाइंटिफिक हो भई, ऐसे कैसे देवता हो जाएगा? लेकिन आज अगर हम कहते हैं पीपल देवता है तो उसका कारण है ना कि बाकी पौधे सिर्फ दिन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। पीपल ऐसा पौधा है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। फोटोसिंथेसिस नहीं करता, लेकिन उसके जो स्टोमेटा होते हैं, जो उसकी पत्तियों में छिद्र होते हैं, वो रात को ही खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं वो। वो क्या करता है, वो रात को प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन और रात को वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। बाकी प्लांट क्या करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उसके स्टोमेटा रात को ही खुलते हैं, तो वो रात को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। इसलिए तो उसको देवता कहा गया है कि मानव स्वास्थ्य पर उसका या अन्य जीव जंतुओं पर उसका न्यूनतम नेगेटिव प्रभाव है। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे इमली की हम बात करें, इमली क्या करता है, उसकी कैनोपी बहुत घनी होती है, मतलब ऊपर से पौधा बहुत घना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है। हर एक पौधा जब श्वसन करता है तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ऐसे ही इमली भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। अब रात को जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कैनोपी इसकी भारी है तो ऊपरी हवा को ये जाने नहीं देगा और कार्बन डाइऑक्साइड भारी होने की वजह से नीचे लगातार क्या होती जाएगी, इकट्ठी होती रहेगी। तो हम अगर इमली के पौधे के नीचे सोएंगे, हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन घट जाएगी। उससे क्या होगा, जब भी बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है तो बीमारियां घर कर लेती हैं, बीमार हो जाएंगे। अब बीमार हो जाएंगे तो घर के सारे सदस्य अगर बीमार, हमने उसको घर में लगा लिया तो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी रहेगी। अब बीमार हो गए तो काम करने नहीं जाएंगे, अब काम नहीं करेंगे तो घर में लक्ष्मी कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए कहते हैं कि घर आंगन में जिसके इमली का पौधा लगा होता है, उस घर का सत्यानाश हो जाता है। अब आपको आई बात समझ में? इसलिए हमने कहा कि भाई ये तो राक्षसों का पौधा है, ये तो भूत प्रेतों का पौधा है, भूत रहते हैं इस पर। अब सामान्य लोगों को अगर आप वैज्ञानिक बात समझाते, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन समझाते, नहीं समझते ना वो। लेकिन एक बार में आपने बोल दिया कि इस पे भूत रहते हैं, लोग समझ गए कि भाई ये पौधा हमारे घर के आसपास नहीं होना चाहिए। तो एक साइंटिफिक रीजन है उसके पीछे। हमने उसको साइंटिफिकली प्रेजेंट नहीं किया या हम उसको प्रेजेंट नहीं कर पाई तो ये हमारी गलती है ना, हमारे पूर्वजों की तो गलती नहीं है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमारी जो प्राचीन विरासत है उसको बढ़ावा मिल रहा है, हमारे अधिकारों को सम्मान प्राप्त हो रहा है। अब करते हैं विविधता की बढ़ावा की बात। इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई देखो, अब जैसे मान लीजिए कि आयुर्वेद ये तो नहीं कहता है कि आयुर्वेद के साथ आप यूनानी पद्धति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भाई आप आयुर्वेद में अगर मान लीजिए पत्तों को पीस करके खा रहे हैं, यूनानी विधि में मान लीजिए उसका मुरब्बा बना के खा रहे हैं, दोनों को एक साथ खा लीजिए, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए चाइनीज सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, बोन और चर्बी से दवा बनती है, या उसको भी इस्तेमाल कर ली। तो आयुर्वेद ये तो नहीं कह रहा कि ये करेंगे तो ये नहीं करना है आपको। तो जो ठीक लगे आप करिए, आपको जो बेस्ट सूट करता है उसको कर लीजिए। तो ये क्या करता है, समग्रता को बढ़ावा देता है हमारा प्राचीन ज्ञान। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ये उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग है इसके अंतर्गत। उसमें एक महानियंत्रक पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का कार्यालय है। ये क्या करता है, पेटेंट और डिजाइन कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में है। ट्रेडमार्क पंजीकरण का जो कार्यालय है वो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में है। और अगर हम बात करें भौगोलिक सूचकांक पंजीकरण की, तो इसका कार्यालय चेन्नई में है, हमको जीआई टैग चेन्नई से प्राप्त होता है। और पेटेंट सूचना प्रणाली कहाँ पर है, तो ये नागपुर में। एक स्लाइड आप ये भी याद रखें। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, जैसे भारत के जो भी पेटेंट से रिलेटेड कानून हैं,
उनकी क्रोनोलॉजी है वो हमने समझ ली है। वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो पेटेंटों की स्टार्टिंग हुई है कहाँ से? तो ये स्टार्टिंग हुई है ब्रिटेन से। अब क्योंकि बाद में फिर भारत ब्रिटेन का एक तरह से कह सकते हैं कि कॉलोनी बन गया, गुलाम बन गया, तो पेटेंट भारत में स्टार्ट किए गए, वो भी किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही इनकी स्टार्टिंग भारत में की गई थी। बाद में क्या हुआ कि हर एक देश ने अपने-अपने हिसाब से पेटेंट बना रखे थे। प्रॉब्लम ये भी थी कि भई किसी लैंग्वेज में किसी ने कोई खास डिस्कवरी करी है, किसी दूसरे देश की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है कि कम लोग समझते हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया, सिर्फ ट्रांसलेट करके उस चीज़ को बना दिया और काम हो गया। उससे बचने के लिए क्या किया गया है कि एक यूनिफ़ॉर्म लॉ होना चाहिए, मतलब सभी देशों पर जो समान रूप से लागू हो। तो जब डब्ल्यूटीओ बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, तो उसी के साथ क्या किया गया, ट्रिप्स नाम से एक अरेंजमेंट किया गया, एक कानूनी परफॉर्मा बनाया गया, जो सभी देशों पर समान रूप से, जो भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनेगा, उन सभी देशों पर यह समान रूप से लागू होगा। तो भारत 1995 में ही गेट करके व्यवस्था होती थी पहले, उसको बदल करके डब्ल्यूटीओ बनाया गया। तो भारत जब जैसे ही उसका सिग्नेटरी बना, उसका मेंबर बना, तो हम ट्रिप्स के भी क्या हो गए, मेंबर बन गए। 2005 से हमने उसमें भी कर दिया और फिर ट्रिप्स में जो-जो बातें ऐसी थी जो हमारे कानूनों से थोड़ी अलग थी, हमने क्या कर लिया, ट्रिप्स के अकॉर्डिंग अपने कानूनों में अमेंडमेंट कर लिया, सुधार कर लिया। ठीक है? अब हम देखते हैं कि भाई हमारे प्रश्न क्या-क्या हैं। तो कह रहे हैं बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ये बताना है। आईपीआर का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो कह रहे हैं वैज्ञानिक अनुसंधान को रोकना, नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, केवल सरकार को लाभ पहुंचाना और सभी विचारों को सार्वजनिक करना। सभी विचार सार्वजनिक हो जाएंगे तो जिसने इतनी मेहनत करके वो चीज बनाई है उसको तो घाटा चला जाएगा ना, तो ये नहीं हो सकता। सरकार को लाभ पहुंचाना का इसका काम नहीं है, इसका काम क्या है? तो नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना ही क्या है, इनका काम है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये कह रहे हैं ट्रेडमार्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बोल रहे हैं औद्योगिक डिजाइन की सुरक्षा के लिए, उत्पादों और सेवाओं की पहचान के लिए, साहित्यिक रचनाओं की सुरक्षा के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। तो निम्न में से किसके लिए ट्रेडमार्क का प्रयोग किया जाता है? हमने अभी ट्रेडमार्क भी पढ़ा था, वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्या है? उत्पादों और सेवाओं की पहचान के लिए ट्रेडमार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कॉपीराइट किस प्रकार की रचनाओं की सुरक्षा करता है? देखो, एक तो जो हमने सीधे सीधे बनाए हैं टाइप ए के जो क्वेश्चन है या टाइप 1 के जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर यूपीएससी ज्यादा से ज्यादा मेहरबान हुआ तो आपसे क्या कर लेगा, एक लिस्ट में दे देगा ट्रेडमार्क, पेटेंट और ये सारी चीज, और एक लिस्ट में दे देगा उनसे रिलेटेड फील्ड, तो मैच करवाने के लिए पूछे। पैटर्न वही रहता है, चीजें मतलब डाटा वही रहता है, वो क्वेश्चन को अरेंज करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कॉपीराइट किससे है? तो कॉपीराइट है साहित्य, संगीत और कलात्मक कार्यों की औद्योगिक उत्पादों से रिलेटेड है, या फिर ये सुरक्षा करता है वैज्ञानिक आविष्कारों की, तो इसके लिए तो हमने पेटेंट पढ़ा था। व्यावसायिक ब्रांडों की नहीं। तो ये किससे रिलेटेड है? हमने पहला जो आईपीआर पढ़ा था वो क्या था? साहित्यिक, संगीत और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा करने वाला जो मेथड है उसको हम, या उस आईपीआर को हम कॉपीराइट के नाम से जानते हैं। किसी पेटेंट का मालिक इसे दूसरों को उपयोग करने की अनुमति कैसे दे सकता है? ये भी हमने पढ़ा था, कैसे दिया जा सकता है। तो कह रहे हैं कॉपीराइट अनुबंध के माध्यम से, लाइसेंसिंग के माध्यम से, ट्रेडमार्क पंजीकरण के माध्यम से। भैया हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे पेटेंट की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे ट्रेडमार्क की बात कर रहे थे, तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा। किसी भी आधिकारिक अनुमति के बिना। अरे जब कोई अनुमति की जरूरत ही नहीं है तो हमने पेटेंट करवाया क्यों? इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत। 50-50 पर तो आप पहुंच ही गए। इसमें क्या होता है, लाइसेंसिंग के माध्यम से इसको किया जाता है, मतलब रिटन में एक परमिशन दी जाती है, उसके बदले जो परमिशन ले रहा है वो आपको कुछ रिटर्न में देगा, परसेंटेज दे या एक मुश्त आपको कुछ दे। तो लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है, और लाइसेंस मिलने के बाद, रिटन में परमिशन मिलने के बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कौन सा संगठन विश्व स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों को देखता है? तो अभी हमने ट्रिप्स की बात करी थी। ट्रिप्स को दुनिया भर में लागू कराने का काम कौन करता है? डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत ट्रिप्स को अपनाया गया था। अब डब्ल्यूटीओ तो व्यापार को देखता है। अब अगर वो सारी चीजों को वही देखेगा तो फिर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से आईपीआर लागू नहीं हो पाएंगे। इसलिए डब्ल्यूटीओ के साथ ही फिर एक संस्था और बना दी गई, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या WIPO। यूनेस्को क्या करता है? सांस्कृतिक चीजों को देखता है।
एचओ क्या करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, तो ये हेल्थ से रिलेटेड चीजों को देखता है। ये क्या करता है, ये ट्रेड से रिलेटेड को देखता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, ये देखता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों की देखरेख करता है। अगर आपसे कहे कि ये कैसे आया था, तो ये WTO का गेट से जब WTO का निर्माण हुआ तब आया था, ट्रिप्स करके समझौता, और ट्रिप्स की देखरेख के लिए बनाया गया फिर WIPO। IAS 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और IAS 2017 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अभी हमने WTO की बात करी ना, 18 में पूछ रहा है। भारत में माल के भौगोलिक संकेतक GI टैग की बात हो रही है। रजिस्ट्रेशन एवं संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया? ये कह रहे हैं ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, IMF मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं UNCTAD की बात हो रही है, या WTO। तो भैया ये जो GI टैग है ये क्या है? IPR है। हमने ट्रिप्स समझौते की बात करी थी जो WTO के साथ लागू हुआ, तो ये किसके लिए? WTO। अभी हम बार बार बात कर रहे थे ना, जैसे आपको यहाँ पे आके कंफ्यूजन हुआ होगा कि अभी तक तो आप WTO की बात कर रहे थे, फिर आप WPIO की बात करने लगे। अब आगे बात समझ में? तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाँ बिल्कुल दर्शाता है भाई। फिर कह रहा है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी। अभी हमने एक स्लाइड देखी थी ना, तो उस स्लाइड के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएंगे इसके? सही हमसे आंसर पूछा है। देखो ये जो यहाँ पे ऐसे लिखता है ना, कभी कभी क्या होता है, हम जैसे ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे कौन सा एक कथन सही है या कौन से कथन सही है। सही वाले क्वेश्चन क्या होंगे, 70 से 75% क्वेश्चन में ऐसे पूछा होगा सही है सही है। तो हमारा दिमाग क्या काम करता है, ज्यादा ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है, सही सही पढ़ता चला जाता है। अंडरलाइन करके पढ़ा करिए। यहाँ एक जैसे 5-6 क्वेश्चन उसने लगातार क्या दे दी, कौन सा कथन सही है ऐसे करके दे देगा, बीच में घुसा देगा कौन सा कथन सही नहीं है, अब वो घुसा दिया। हमारा दिमाग तो क्या कर रहा है, क्योंकि लगातार हम सही है पढ़ते आ रहे हैं, हम उसको भी जल्दबाजी में सही है करके पढ़ गए, सही का आंसर लगा दिया और पता चला उसने पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो आंसर ये बन जाएगा। फिर खासतौर से इसको अंडरलाइन करके पढ़ते जाइए, ध्यान से पढ़ के तब करिएगा। छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, कई बार हमने एक गलती कर दी, क्वेश्चन आता था, सब मेहनत करी, एक गलती हो गई और मान लीजिए उस एक क्वेश्चन की वजह से अगर फेल हो गए तो हमारी पूरी की पूरी साल बर्बाद हो सकती है। इस चीज पे थोड़ा फोकस करिएगा क्वेश्चनों को करते वक्त। आज का जो चैप्टर है हमारा 6वां चैप्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसको हम यहीं विराम देंगे और अगला जो चैप्टर है हमारा उसके साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।